हेलो फ्रेंड्स, प्लस टू के सभी दोस्तों को पुरुषोत्तम का नमस्कार। चलिए आज लेकर आए हैं आपके लिए इकोनॉमिक्स के सेट डी के आंसर की। पहले पार्ट 1 को सॉल्व करते हैं। इसमें सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है फर्म के संतुलन की शर्तें कौन सी है। 2 मार्क्स का है, तो इसमें हम मेनली 2 शर्तें लिखेंगे। सबसे पहली शर्त है इसमें एम आर और एम सी बराबर होते हैं। दूसरी शर्त है एम सी कर्व एम आर को नीचे से काटती है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हस्तांतरण आय के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो इसके 2 उदाहरण जैसे कि हो गया स्कॉलरशिप, वृद्धावस्था पेंशन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र से क्या अभिप्राय है। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। यह है कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित करता है, जैसे मछली पालन, पशुपालन, डेयरी फार्म। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है व्यापारिक बैंकों के किन्हीं 2 प्राथमिक कार्यों के नाम लिखिए। तो इनके 2 प्राथमिक कार्य कौन कौन से हैं। सबसे पहला है जमा स्वीकार करना, दूसरा है ऋण देना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है अर्थशास्त्र की भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा दीजिए। तो अर्थशास्त्र की भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा डॉक्टर मार्शल ने दी थी 1890 में। उन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय के संबंध में मानव जाति का अध्ययन है। चलिए अब करते हैं सेक्शन बी, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है एकाधिकार तथा पूर्ण प्रतियोगिता में कोई 3 अंतर बताइए। तो एकाधिकार में मैनी बायर्स एंड मैनी सेलर्स होते हैं, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में सिंगल सेलर एंड मैनी बायर्स होते हैं। दूसरा अंतर यह है इसमें ए आर और एम आर वक्र कम लोचदार होते हैं, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में ए आर और एम आर वक्र बराबर होते हैं। तीसरी अंतर है इसमें विभिन्न वस्तुएं व समरूप वस्तुएं दोनों पाई जाती है, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता में केवल समरूप वस्तुएं पाई जाती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है मध्यवर्ती वस्तुओं तथा अंतिम वस्तुओं में अंतर बताइए। मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जो अपने उत्पादन की सीमा रेखा के अंदर होती है। अंतिम वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो अपने उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी हैं। मध्यवर्ती वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, जबकि अंतिम वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुओं को में यह अपने अंतिम प्रयोगकर्ताओं द्वारा प्रयोग के लिए तैयार नहीं है, जबकि अंतिम वस्तुओं में यह अपने अंतिम प्रयोगकर्ताओं द्वारा प्रयोग के लिए तैयार है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है केंद्रीय बैंक के कोई 3 कार्य बताइए। इसमें 3 केंद्रीय कार्य कौन से हैं। सबसे पहला है सरकार का बैंक होता है, दूसरा इनको नोट जारी करने का अधिकार होता है, तीसरा यह बैंकों का बैंक होता है, चौथा इनको बैंकों पर निरीक्षण करने का अधिकार होता है, पांचवा ये अंतिम ऋणदाता होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है भुगतान शेष तथा व्यापार शेष में अंतर बताइए। सबसे पहले भुगतान शेष में दृश्य मदे, अदृश्य मदे व पूंजीगत मदे तीनों को शामिल किया जाता है, जबकि व्यापार शेष में केवल दृश्य मदों को ही शामिल किया जाता है। भुगतान शेष अधिक महत्वपूर्ण होता है और व्यापार शेष भुगतान शेष की तुलना में कम महत्वपूर्ण होता है। भुगतान शेष का क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है और व्यापार शेष का क्षेत्र संकुचित होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, वो कह रहा है दिए गए आंकड़ों की सहायता से कुल स्थिर लागत तथा औसत परिवर्तनशील लागत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें निकालना है TFC और AVC। TFC कैसे निकालेंगे, ये फिक्स्ड होते हैं इसलिए इसमें सारे 40-40 आएंगे। AVC अपन TVC अपॉन में क्यू के सूत्र द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं सेक्शन सी, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें हमें कम से कम 150 या 100 शब्दों के बीच बीच में लिखना होता है। कह रहा सबसे पहला क्वेश्चन है 11th रेखा चित्र की सहायता से पूर्ति के नियम की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। पूर्ति के नियम से अभिप्राय क्या होता है कि अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति में भी वृद्धि होती है, और जब किसी वस्तु में कमी होती है और उसकी पूर्ति में भी कमी होती है। यह धनात्मक ढाल वाला होता है और इसमें किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी पूर्ति में धनात्मक संबंध पाया जाता है। इसमें आप ग्राफ और इसका शेड्यूल बना के इसे 5 नंबर ले सकते हैं।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इसमें हमसे एनएनपी एट मार्केट प्राइस पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसमें नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इन प्राइमरी सेक्टर 60,000, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इन सेकेंडरी सेक्टर 40,000, नेट फैक्टर एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इन टर्शियरी सेक्टर 30,000। अगर इन तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आएगा। हमें निकालना है एनएनपी एट मार्केट प्राइस। सो इसमें हम नफिया को ऐड कर देंगे और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को भी ऐड कर देंगे। इसके जोड़ से हमारे पास एनएनपी एट मार्केट प्राइस आएगा। इसका आंसर आएगा 1,45,000। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछ रहा है मांग की कीमत लोच को मापने की अनुपातिक विधि की व्याख्या कीजिए। तो मांग की अनुपातिक विधि को ही हम प्रतिशत विधि कहते हैं। सो ये कैसे निकलती है? परसेंट चेंज इन डिमांड अपॉन में परसेंट चेंज इन प्राइस। इसी के सूत्र के अनुपात को ही हम अनुपातिक विधि या प्रतिशत विधि कहते हैं। सो फ्रेंड्स, आप बताइए कि आपके पार्ट 1 में कितने मार्क्स बनते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब पार्ट 2 करते हैं, जिसमें सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स है और ऑप्शनल है। सबसे पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा चर व्यष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण है? तो इसका आंसर आएगा बी, फर्म का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 2 है कार तथा पेट्रोल की मांग कहलाती है। तो इसका आंसर आएगा ए, पूरक मांग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जब मांग में प्रतिशत परिवर्तन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है तो मांग लोचदार होगी। ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होता है। ऑप्शन नंबर सी, कन्वेक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो टीपी क्या होगा? वह अधिकतम होगा। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है सही समीकरण चुनिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 7 है पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के उत्पादन की स्थिति होती है जब MC इक्वल MR होता है। ये आपने पार्ट 1 के क्वेश्चन में भी किया था। इसका करेक्ट ऑप्शन होएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है पूर्ति वक्र होता है दाईं ओर ऊपर की ओर झुका हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में से कौन सा समष्टि तत्व नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, उपभोक्ता संतुलन, क्योंकि समग्र मांग, व्यापार चक्र और राष्ट्रीय आय समष्टि तत्व है। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय को मापने की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, आयात निर्यात विधि। क्वेश्चन नंबर 11 है केन्स की विचारधारा किसकी वकालत करती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, मिश्रित अर्थव्यवस्था की, मिक्स्ड इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 12 है यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC इक्वल 1 है तो गुणक क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, अनंत। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रगतिशील कर का उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर बी, त्याग का समान बंटवारा। क्वेश्चन नंबर 14 है व्यापार शेष है तो वस्तुओं के आयात निर्यात में अंतर को ही आप व्यापार शेष कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है पेप्सी और कोक की वस्तुओं की उदाहरण है। किसके उदाहरण है? स्थानापन्न वस्तुओं के। क्वेश्चन नंबर 16 है कीमत में परिवर्तन होने पर यदि वस्तु की मांग में परिवर्तन ना हो तो मांग को पूर्णतः बेलोचदार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 डैश केवल दीर्घकाल में ही लागू होते हैं तो पैमाने का प्रतिफल केवल दीर्घकाल में लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है विक्रय लागत डैश प्रतियोगिता में अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका करेक्ट आंसर है एकाधिकार, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। क्वेश्चन नंबर 19 है समष्टि अर्थशास्त्र डैश अर्थव्यवस्था से संबंधित है। तो वो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था से। क्वेश्चन नंबर 20 है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद इज इक्वल शुद्ध घरेलू उत्पाद में क्या जोड़ दिया जाए जिससे कि GDP एट मार्केट प्राइस आए? तो इसमें घिसावट, डेप्रिसिएशन को जोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है मूल्य का माप मुद्रा का कौन सा कार्य है? प्राथमिक कार्य। मूल्य का माप मुद्रा का कौन सा कार्य है? प्राथमिक कार्य है। क्वेश्चन नंबर 22 है भारत में 1 रुपए का नोट डैश द्वारा जारी किया जाता है। तो केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। जब
एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड है तो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की पूर्ति उनकी मांग से अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 24 है यदि MPC इज इक्वल 0.8 है तो गुणक होगा 5। एक कर का कारागात और करापात एक ही व्यक्ति पर पड़े तो उसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है जब निर्यात मूल्य से आयात मूल्य कम होता है तो व्यापार शेष अनुकूल होगा। क्वेश्चन नंबर 27 मांग का नियम सार्वभौमिक है परंतु यह भी कुछ अवस्थाओं में लागू नहीं होता। हाँ, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 28 बजट रेखा को समुत्पाद रेखा भी कहते हैं। फॉल्स। आप कमेंट सेक्शन में बताइए बजट रेखा को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है पूर्ति तथा स्टॉक में कोई परिवर्तन नहीं होता। असत्य। क्वेश्चन नंबर 30 है औसत आय वक्र मांग वक्र भी कहलाता है। ट्रू। क्वेश्चन नंबर 31 जिन वस्तुओं के विभिन्न उपयोग होते हैं उनकी मांग की लोच होती है। ट्रू, लोचदार होती है उनकी मांग। क्वेश्चन नंबर 32 है साधन लागत पर GDP इज इक्वल NDP एट फैक्टर कॉस्ट माइनस घिसावट। फॉल्स। अगर इसमें डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तब हमारे पास GDP एट फैक्टर कॉस्ट आएगा तो ये फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 33 मुद्रा में केवल करेंसी नोट शामिल होते हैं। फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 34 परंपरावादी रोजगार सिद्धांत के अनुसार बचत आय का फलन है। फॉल्स। किसका फलन है? ये है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। क्वेश्चन नंबर 35 है केन्स का गुणक निवेश गुणक के नाम से जाना जाता है। ट्रू, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 कर एक अनिवार्य भुगतान नहीं है। फॉल्स, कर एक अनिवार्य भुगतान है। क्वेश्चन नंबर 37 व्यापार शेष तथा भुगतान शेष में अंतर पाया जाता है। ट्रू, पाया जाता है इनमें। क्वेश्चन नंबर 38 एक खुली अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ट्रू आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 39 है बजट सरकार के वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों और खर्चों का कथन है तो ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 40 पूंजीगत लाभ को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। ट्रू। तो फ्रेंड्स हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हैं। थैंक यू।